यस, वो रिकॉर्ड नहीं करता है रिकॉर्ड। और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है. वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर. सो वेलकम शिफाली दी. ओके, थैंक यू. You can start your. Yeah. Okay, thank you so much, Suramya. So Suramya herself is a Vaidya and she's just completed her coursework. ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट अवे विद आवर टुडेज टॉपिक. तो आज का वेबिनार इज ऑन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन विमेन, इन फैमिलीज एंड इन कपल्स. तो ये जो सेशन है इस पे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इफ़ यू कैन शेयर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, एंड आई थॉट कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी तो नहीं है, लेकिन आफ्टर हेल्पिंग फ्यू विमेन, स्पेशली माई ओन सिस्टर, थ्रू द होल प्रोसेस, आई फेल्ट दैट येस इट्स क्वाइट यूजफुल और ये नॉलेज शायद सबके साथ शेयर करने की ज़रूरत है. सो यहाँ से इसका बैकग्राउंड बिल्डिंग हुआ कि जो मेरी बहन के साथ मैं कर पाई एंड ऑल्सो फ्यू अदर कपल्स. सो दैट्स व्हेन केम आउट कि ये नॉलेज और लोगों के साथ शेयर हो अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ बर्थिंग. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो आज के सेशन में ये सीरीज ऑफ वेबिनार है. तो आज के सेशन में हम बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के बारे में हमें क्या क्या समझ चाहिए, इस पे फोकस रहेगा. और ये सभी फैमिलीज़, कपल्स एंड विमेन, इन सभी के लिए ये ख़ास तौर से है. सो शुरू करते हैं. तो आज के सेशन का आउटलाइन विल बी ऑन कि केयर या सेवा का क्या वैल्यू है या महत्व है. सेकंड, प्रेगनेंसी जो स्टेट है उसको हम कैसे समझ सकते हैं. गर्भ संस्कार क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या क्या नीड्स होती हैं. तीसरा टॉपिक हमारा है कि फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, to have and not have at a glance, and then a monthly diet. And fourth would be on Viharya lifestyle and emotional well-being during pregnancy. उसके बाद I will hand it over to Sapna Sangal, who is my older sister, who will then share her story of birthing with confidence 2 children. So पहला हमारा टॉपिक है ऑन केयर. तो अगर हम देखें एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जितने भी पड़ाव आते हैं और जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी के दौरान सेवा एक बहुत ही यूज़फुल और आवश्यक चीज़ के रूप में प्रूव होता है. आप सभी जानते होंगे कि जो ह्यूमन बेबी होता है, तो पूरे धरती पे जितने भी स्पीशीज़ हैं उसमें ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होता है उसको सबसे अधिक समय लगता है खुद चीज़ों को हैंडल करने में. और तब तक के लिए कौन हैंडल कर रहा है, तो जो उसके आसपास है, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, वो उसका टेक केयर करती है. सिमिलरली टॉडलर एज, उस समय भी जो हम चल रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी गिर सकते हैं, तो ध्यान कैसे रखना है जिससे कि जो बेबी है वो जिंदा रहे, उसके लिए वापस सेवा लगती है. एक अडोलेसेंट जो होता है, जो वैसे तो शारीरिक रूप से मैच्योर हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से जो मैच्योरिटी है, समझना है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसको करने के लिए वापस गाइडेंस लगता है, वापस इवॉल्व होने के लिए केयर लगता है. कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रॉमा होता है, तो बिना केयर के हम वापस नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाते हैं. वैसे ही ओल्ड एज, और वैसे ही जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, भले हम स्वस्थ हों, लेकिन जब कभी बीमार होते ही हैं तो उस समय हमें सेवा की ज़रूरत पड़ती ही है. तो वैसे ही है गर्भावस्था, वैसे ही प्रसव का समय या बर्थिंग का समय, और पोस्ट डिलीवरी के बाद का जो समय है ऑफ लगभग 60 डेज ईजिली, उस समय भी एक इंटेंस केयर और लव की ज़रूरत होती ही है. सो क्या हम एज पीपल आर वी रेडी? हमने जो प्यार पाया, क्या हम रेडी हैं दूसरों को वो देने के लिए? क्या हम केयर को हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या हमें लगता है कि यार ये बीमार पड़ना, सेवा करना टाइम वेस्ट है, सक्सेस में एक रोड ब्लॉक है?
तो मुझे ऐसा यहाँ पे मैं ये प्रस्ताव दे रही हूँ कि शायद हमें अपने लाइफ को वापस रिव्यू करने की ज़रूरत है और सेवा को या केयर को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में जोड़ने की ज़रूरत है। हम इसको अगर जोड़ते हैं तो इसी से हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल होते हैं और हर दिन हम अपने लिए, अपने दूसरों के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं टू आस्क ईच अदर कि हम आज कैसे हैं। आज हम एक दूसरे के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स के रूप में एक छोटा मसाज कर देना, एक दूसरे के लिए छोटा सा कुछ कुक कर देना, ये हमारे कुछ बेसिक जीने में चीज़ें आ गई हैं, ऐसा हमें पता लगेगा कि हम वाकई में केयर को वैल्यू करते हैं। क्योंकि ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि केयर को अगर हम वैल्यू करते हैं तो फिर प्रेगनेंसी जैसी जो अवस्था है उसको हम बहुत ब्यूटीफुली जी सकते हैं और जो हमारे आसपास फ्रेंड्स हैं वो इस प्रेगनेंसी या अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड या कपल में उनको हेल्प कर सकते हैं एंड दे विल नॉट बी सरप्राइज या संकोच नहीं होगा कि अरे हम तुम्हारे लिए क्या करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि केयर कैसे करते हैं। तो ये जो सेशन है इस बात के लिए है कि केयरिंग इज़ ब्यूटिफुल एंड केयरिंग इज़ वंडरफुल, और प्रेगनेंसी में हम इस चीज़ को बखूबी रूप से देखेंगे। तो प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जो कि एक नेचुरल स्टेट है, लेकिन नेचुरल स्टेट होने के साथ साथ ही इसकी कुछ डिफरेंट फिजिकल नीड्स हैं और डिफरेंट इमोशनल नीड्स हैं। आयुर्वेद ये प्रस्ताव रखता है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जो कपल है वो पंचकर्म अंडरगो करे, जिससे कि जब वो कंसीव करें तो जो आगामी गर्भ तैयार होगा इन द गर्भाशय वो एक हेल्दी बेबी हो। नाउ फॉर अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? तो पहला चीज़ है जो एक्सपेक्टिंग मदर है वो मोर अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म्ड हो, क्या क्या उसके साथ होने वाला है वो उसे पता हो। सेकंड, जो उसके बेटर हाफ है, उसके हस्बैंड हैं, उनको खुद उनका रोल पता हो कि इस प्रेगनेंसी में उसको क्या क्या हेल्प चाहिए। थर्ड, आसपास जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी जानते हों कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या नीड्स होती हैं और उन्हें क्या रोल अदा करना है। अगर इन तीनों पैराडाइम्स को या इन तीनों लोगों को पता है कि क्या करने की ज़रूरत है और क्या नीड्स होती हैं, दैट्स व्हेन प्रेगनेंसी इज सक्सेसफुल। ये सिर्फ उस एक्सपेक्टिंग मदर के लिए ही ब्यूटीफुल नहीं, लेकिन उस पूरे फैमिली के लिए, सबके लिए एक ब्यूटीफुल और एक हैप्पी एक्सपीरियंस है। आफ्टर ऑल ये एक एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक नए जीवन को इस दुनिया में लेके आ रहे हैं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही आयुर्वेद ने नाम दिया है गर्भ संस्कार। एक प्रकार की पहली शिक्षा जो गर्भाशय में जब गर्भ तैयार हो रहा है, जब शिशु तैयार हो रहा है, तब की अवस्था में क्या क्या एक माँ सोचे, खाए, रहे, क्या क्या वो पूरा परिवार और माइंडफुल हो और वेल अवेयर हो। इसी गर्भ संस्कार को फर्स्ट एजुकेशन इन द वोम है। तो लोग कहते हैं कि फर्स्ट एजुकेशन बिगिंस एट होम, तो उससे भी पहले है इन द वोम। तो गर्भ संस्कार इज अबाउट व्हाट? इट्स अबाउट हाउ द एक्सपेक्टिंग मदर इज सपोज टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। 2, वाइल टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ अपने शिशु का कैसे इमोशनली ध्यान रख पाए। गर्भ संस्कार में पूरे परिवार को भी इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं, जैसे कि 4th मंथ में जब आत्मा ज्वाइन करती है शिशु शरीर से, तो उस समय सेलिब्रेशन होता है जिसमें क्लोज फैमिली फ्रेंड्स आते हैं और वेलकम करते हैं। 4th, पूरा परिवार जहाँ पे एक्सपेक्टिंग मदर रह रही है वो पूरा परिवार और कॉन्शियस और अवेयर अपने शब्दों के प्रति, अपने विचारों के प्रति और अपने व्यवहार के प्रति और सजग होती है। और आखिरी, कैसे एक एक्सपेक्टिंग मदर को एक हार्मोनियस फ्लोइंग रूटीन और हेल्दी डाइट में सहयोग मिल पाए,
इसके लिए ये गर्भ संस्कार है। तो अब देखें कि प्रेगनेंसी में बेसिक फिजिकल नीड्स क्या क्या होती हैं। तो फिजिकल नीड्स में 4 पॉइंट है। पहले, एक्सपेक्टिंग मदर के खुद के शरीर का पोषण हो, क्योंकि उसके शरीर के अंदर और एक गर्भ तैयार हो रहा है। दूसरा, जो शिशु अंदर तैयार हो रहा है, विकास हो रहा है उसका ठीक से पोषण हो। तीसरा, ब्रेस्ट मिल्क का ठीक से फॉर्मेशन हो और सेक्रीशन हो। फोर्थ, पूरी प्रेगनेंसी या गर्भावस्था अनीमिया फ्री हो या पांडुता से मुक्त हो। तो देखें अब कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के आहार का सेवन करना है। ये बात सही है कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट बीइंग अ पेशेंट, वो कोई रोगी नहीं है, लेकिन ये अवस्था अपने आप में एक स्पेशल अवस्था है जिसमें अलग नीड होने के कारण आहार भी अलग प्रकार का है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो दूध, मक्खन, घी, अनार और रीजनल सीजनल वेजिटेबल्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको उसको सामान्यतः लेने की ज़रूरत है। तो 2 halves in the period of pregnancy is दूध, मक्खन, घी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, जिसका मतलब है कि स्टील फूड या रेफ्रिजरेटेड फूड कम से कम लिया जाए, अनार का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और फ्रेश लोकल सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सबसे अधिक सेवन किया जाए। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आहार ऐसा हो जो नेचुरली मधुर रस हो, जिसका मतलब है कि उसको चीनी या गुड़ से हमने मीठा नहीं किया है, लेकिन वो नेचुरली स्वीट है। दूसरा, वो शीत इन पोटेंसी हो या कूलिंग इन नेचर हो। तीसरा, उनकी कंसिस्टेंसी लिक्विड फॉर्म में हो। अब व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नंबर 1 इज कर्ड। आप सभी लोग सरप्राइज रहे होंगे कि कैसे दही नहीं। सभी लोग कहते हैं दही खाओ, दही बहुत बढ़िया होता है। सो आयुर्वेद का टेक ये है कि कर्ड इज समथिंग टू बी हैड ओनली वंस अ वाइल, नॉट ऑन अ डेली बेसिस। क्यों? क्योंकि दही में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे अम्लपित्त या एसिडिटी ट्रिगर होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको पुनः अनीमिया हो सकता है। इसीलिए दही का वर्ज्य है। वैसे ही मिक्स फ्रूट्स विद कर्ड और मिल्क विच इज़ अ फॉर्म ऑफ विरुद्धाहार। फोर्थ इज मैदा एंड रिफाइंड ऑयल्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिफाइंड ऑयल्स, बेटर टू यूज्ड कच्ची घानी के तेल। और पांचवा, फ्रीक्वेंट बम्पी राइड्स और ट्रैवल किया जाए, लेकिन अगर बम्पी राइड्स होने वाली हैं तो यू आर गोइंग टू ब्रिंग हार्म टू योर ओन प्रेगनेंसी। सिक्स्थ, एक्सेसिवनेस इन द यूज ऑफ वेजिटेबल्स। आजकल ये बहुत होता है कि वेजिटेबल्स खूब खाओ। ये खूब खाने के चक्कर में ये हो जाता है कि जो नॉन सीजनल रीजनल होती हैं वो भी हम कंज्यूम करने लगते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ लेनी चाहिए, irrespective of where you live, then it is milk, butter and ghee. तो अब हम एक बार देखते हैं कि हर महीने क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, जो पहले 3 महीने होते हैं, उस समय खास तौर से ये ध्यान रखना होता है कि कैसे प्रीमेच्योर ब्लीडिंग न होने पाए। उस समय गर्भ की रक्षा करने की ज़रूरत है, इसलिए जो भी आहार हो वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करे, ये पहला मकसद है। दूसरा, इन 3 महीनों में काफ़ी नौजिया फील होना, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, वॉमिटिंग्स होना, ये एक चीज़ देखी जाती है, तो इसको भी हैंडल करना है। तो देखिए इसमें आयुर्वेद क्या कहता है। तो अदर देन हैविंग फ्रेशली कुक्ड फूड and regional seasonal vegetables, having milk with rice or milk with roti, milk with dalia once or twice a day during the first month is the first recommendation. इसके अलावा आयुर्वेद ने कुछ ऐसी वनस्पतियों को भी बताया है जो अगर लिया जाए हर महीने, और हर महीने उन्होंने अलग अलग वनस्पति बताई है, तो उससे वापस सपोर्ट मिलता है पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड को।
तो एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट मंथ में बताया है बला एक वनस्पति है, उससे मेडिकेटेड मिल्क को लेना। सेकेंड मंथ में स्पेशली मिल्क प्रोसेस्ड विद मुलेठी या शतावरी या विदारी। तीसरे महीने में एक बहुत ही खास चीज बताई गई है, वो है मिल्क को रूम टेम्परेचर में ही लेना है और उसमें हनी और घी दोनों मिला के लेना है। और ये इसलिए बताया गया है जिससे कि जो भी नौजिया की टेंडेंसीज हैं, जो भी कफ बनने की टेंडेंसीज हैं, वो उस समय कम हो जाएं। नेक्स्ट, और क्या क्या करने की ज़रूरत है? तो क्योंकि इस समय बहुत नौजिया फील होता है, इसलिए भुना धनिया और भुना जीरा का पाउडर बना के उसको शहद के साथ लेना। तीसरा, पॉप्ड लैया पाउडर, उसको पानी में मिलाएं, उसमें थोड़ा सा शहद और शुगर मिलाएं और उसको एज अ ड्रिंक लें। इससे भी वॉमिटिंग सेंसेशन कम होती है। फिर और एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कच्चा जो बेल का फल होता है उसका पाउडर मिलता ही है, उसी को हम मिक्स कर सकते हैं ये पॉप लैया पाउडर वाले ड्रिंक में। लास्टली, सूप ऑफ मूंग दाल विद अनार। अब आते हैं फोर्थ मंथ में। तो जैसे बताया कि फोर्थ मंथ वो महीना है जब फीटस जो है उसके सारे अंग प्रत्यंग तैयार हो चुके हैं और अब जो फीटस का आत्मा है वो भी उससे जुड़ चुका है और उसका हार्ट भी तैयार हो चुका है। इस समय उसको एक नाम दिया है, स्पेशल नाम है द्वौहृदनी, जिसका मतलब है द वन विद टू हार्ट्स। और इस समय जो महिला होती है, एक्सपेक्टिंग मदर होती है, उसके पास अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं, कुछ चीज़ों को करने की और कुछ चीज़ों को खाने की, और उस सभी चीज़ों को पूरा करते हुए साथ में उसको देना है अब ऑलमोस्ट 12 ग्राम फ्रेश मक्खन इन 200 ml ऑफ मिल्क। ये क्यों? क्योंकि इस समय पूरे गर्भ को अब चाहिए पोषण, जिससे कि जो भी अंग प्रत्यंग तैयार हुए हैं उनमें ठीक से ग्रोथ हो। अब आते हैं फिफ्थ मंथ में। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ मंथ में जो शिशु है उसके अंग प्रत्यंग को अब पोषण मिल रहा है। ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम है कि ठीक से ग्रोथ हो पाए। उसके लिए जो आहार है उसमें अलग प्रकार के चावल तैयार करना, और वो चावल ऐसा जो उसमें 6 टाइम्स या 10 टाइम्स ज़्यादा पानी डाल के तैयार किया गया हो। मूंग दाल ऐसा जिसको हमने 6 टाइम्स या 10 टाइम्स पानी डाल के तैयार किया गया हो एंड जिसमें अच्छे से घी डला हुआ हो। 6th मंथ इज़ दैट पीरियड जब बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने के चांस होते हैं और काफ़ी महिलाओं को स्वेलिंग इन द फीट ये महसूस होने लगता है। साथ में ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन भी महसूस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द यूट्रस एज द फीटस इज ग्रोइंग। तो इस समय आयुर्वेद का रिकमेंडेशन है कि गोक्षुर नाम की जो वनस्पति है उससे तैयार किया गया घी का सेवन किया जाए। इससे जो फ्लो ऑफ यूरिन है वो प्रॉपर होता है और साथ में जो स्वेलिंग इन द फीट हो सकती है वो ना हो पाए। 7th मंथ भी 6th मंथ जैसा ही है, लेकिन इस समय एक नई चीज़ होती है एक्सपेक्टिंग मदर के बॉडी में, और वो है उसको बॉडी में अलग अलग जगह खुजली शुरू हो जाती है, बहुत बर्निंग सेंसेशन फील होने लगता है। उस समय क्या करे? खुजलाती है तो और बढ़ जाता है और जलन बढ़ती है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है, एक तो तरीका ये है कि सैंडलवुड या चंदन का पेस्ट तैयार करके जहाँ जहाँ खुजली हो रही है वहाँ लगाया जाए। दूसरा तरीका है कि शतधौत घृत नाम का एक ऑइंटमेंट है जो कि घी की प्रिपरेशन से बनता है, उसको लगा सकते हैं। उससे भी ये इचिंग और बर्निंग सेंसेशन कम होता है। आप नोट करेंगे कि इतने महीनों में कहीं भी मसाज मेंशन नहीं है। तो ये बात सही है कि आयुर्वेद फ्रॉम द 1st मंथ ऑनवर्ड्स टू द 7th मंथ कहीं भी ऑयल मसाज रेकमेंड नहीं करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द 8th मंथ एंड द 9th मंथ। 8th मंथ में
now the pregnancy is reaching to a stage when अब जो है नरिशमेंट जो होना था वो हो चुका है. अब प्रेग्नेंट मदर को अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है. क्यों? क्योंकि अब डिलीवरी इज़ वेरी नियर बाय और वो जितना अच्छा मेंटेन कर पाएगी उतना स्मूथ उसकी डिलीवरी हो सकती है. उसके लिए क्या क्या हो सकता है? तो उसके लिए जो डाइट है वो प्राइमरीली लिक्विडी डाइट है जिससे कि वो ठीक से पच भी पाए और येट न्यूट्रिशियस भी हो. 9th मंथ जब डिलीवरी इज नियर, वेरी वेरी नियर, तो क्या किया जाए? तो जो भी वो खाना खा रही है उसमें घी मिलाया जाए. नंबर 2, अब समय आया है कि रोज़ अपने बॉडी पे जेंटली ऑयल से मसाज किया जाए और रोज़ रात को सोते समय एक कॉटन को ऑयल में सोक करके वजाइना में रखा जाए. ऐसा क्यों? दिस इज़ टू हेल्प टू सॉफन द बर्थिंग कनाल. ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ये समझता है कि जो वायु दोष है वो प्राइमरी रीज़न है फॉर अ हेल्दी एंड अ नॉर्मल डिलीवरी. और जो भी हम ऑयल्स यूज़ करते हैं उससे ये प्रोसेस ईज आउट होता है. सो समरी सो फार, जो डाइट बताया गया है वो क्यों है? जिससे कि नॉजिया और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो, यूट्रस सॉफन हो, पेल्विस और वेस्ट एंड साइड्स ऑफ चेस्ट भी सॉफन हो, नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन और फीसिस हो, वायु का फ्लो नॉर्मल हो, डाउनवर्ड हो, जिससे कि जब राइट टाइम होगा वो तभी बेबी को पुश आउट करेगा. एंड ऑफ कोर्स इस पूरी डाइट का मकसद है कि अ हेल्दी चाइल्ड हो. इफ अ गर्भिणी और द प्रेग्नेंट वुमन is experiencing indigestion or acidity or any other such symptom, then of course you must visit a vaidya. अब आगे देखते हैं कि कौन से लाइफस्टाइल और इमोशनल केयर करने की ज़रूरत है, जिसको मैं ब्रीफली देखते हुए फिर सपना दीदी को मंच दूंगी. तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका पूरा लाइफस्टाइल ऐसा होने की ज़रूरत है जो हारमोनियस हो, हेल्दी हो, जो माइंड को सूद करे और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एंड फीलिंग्स को प्रमोट करे. अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए कुछ बेसिक टू डूज हैं एंड कुछ बेसिक अवॉइड्स हैं, उसको मैं यहाँ रखती हूँ. तो एक ऐसा दिनचर्या मेंटेन रखना जिसमें हमारा रात का सोने का समय और दिन का जागने का समय निश्चित हो और अप्रोप्रिएट हो. दूसरा, योगासन ऐसे हों जो अप्रोप्रिएट हों, ना कि हम सर्वांग आसन कर रहे हों. ऐसे किए जाए योगा जैसे कि बद्ध कोणासन या महामुद्रासन, और बाकी टू बी डन अंडर द गाइडेंस. और हमारे अगले वेबिनार में हम इसी पे एक्सप्लोर करने भी वाले हैं. थर्ड, लिसनिंग टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जिससे कि उसको सूद महसूस हो और जो गर्भ है वो लगातार अपनी मदर से जुड़ा हुआ ही रहता है. तो जो मदर महसूस करती है, सुनती है, समझती है, देखती है, उन सभी चीज़ों का उसके बेबी पे इम्प्रिंट होता ही है. रीडिंग बुक्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 बुक्स का एग्जाम्पल लिया है. फर्स्ट इज सेक्रेड बर्थिंग, जो कि किताब लिखी गई है बाय सुन्नी कार्ल, एंड इट हैज़ वंडरफुल स्टोरीज ऑफ बर्थिंग and what to do for a successful birthing. Then reading books जो कि आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव को और ग्रेटफुल बनाए. For example, Tuesdays with Mori. और एक जापानीज किताब है इकिगाई, जो कि ये एक्सप्लेन करती है कि हमें किस तरह के लाइफस्टाइल और थॉट प्रोसेस को अपनाने की ज़रूरत है जिससे कि हम स्ट्रेस फ्री भी रह पाए येट अपनी पूरी पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर कर पाएँ. इसके अलावा बीइंग क्रिएटिव, पेंटिंग, कुकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स यू कैन डू. ऑफ कोर्स एक गर्भिणी को अपने बोल चाल और अपने फीलिंग्स के प्रति माइंडफुल होने की ज़रूरत है ही. किन चीज़ों को वो अवॉइड करे? हैबिचुअल डे स्लीपिंग, कभी कभी दिन में सोना ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ सोने से एक गर्भिणी के शरीर में पुनः वात पित्त जो है वो प्रवोक होंगे और उससे वापस
बॉडी में कंजेशन होने की, बार बार खांसी जुकाम होने की टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं। हैवी लिफ्टिंग ऑफ वेट्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, सप्रेसिंग नेचुरल अर्जेस ऑफ यूरिन एंड फीसेस, इनको कंप्लीटली अवॉइड करना है। सेक्शुअल इंटरकोर्स टू बी अवॉइडेड इन एक्सेसिवनेस, बहुत तेज़ आवाज़ों को सुनना, वायलेंट और अग्रेसिव चीज़ों को देखना, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स खुद झगड़ना या दूसरों के प्रति या खुद के प्रति गिल्ट या नेगेटिव इमोशंस रखना। एंड लास्ट, अवॉइडिंग स्लीपिंग ऑन द बैक, जिससे कि वापस गर्भ को प्रॉब्लम होती ही है। तो दिस वाज टू गिव यू एन ओवरव्यू कि कैसे हम खुद अवेयर हो सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को समझते हुए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और जो इमोशनल स्टेट ऑफ द मदर है वही लास्टिंग इम्प्रिंट छोड़ती है उसके खुद के बेबी पे। सो मेक द चॉइस ऑफ हाउ यू वांट टू फील एंड व्हाट यू वांट टू फील। विद दिस आई नाउ ब्रिंग सपना दीदी टू शेयर हर एक्सपीरियंसेस ऑफ बर्थिंग। ओवर टू हर। यस, सो थैंक यू शेफाली दी। अब मैं सपना दीदी को यहाँ पे वेलकम करती हूँ। बाय प्रोफेशन शी इज एन आर्किटेक्ट और शी इज अ बिलीवर ऑफ इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस, और उन्होंने काफी इन कंस्ट्रक्शंस पे काम भी किया है। उन्होंने 2 बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी बच्चों को नेचुरल बर्थिंग के प्रोसेस से बर्थ दिया है इन हैदराबाद। एंड जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो शी इज गोइंग टू शेयर हियर। सो वेलकम सपना दी। हाँ, हेलो सबको नमस्ते। सो आई स्टार्ट विद माई स्टोरी। जब मैं कॉलेज में थी, ड्यूरिंग माई कॉलेज, तो मेरे 3 फैमिली फ्रेंड्स थे जिन्होंने शेयर किया था कि उनके नेचुरल बर्थिंग के क्या एक्सपीरियंसेस रहे। और आई वुड से आई वॉज लकी फॉर दैट, क्योंकि उससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला। मुझे लगा कि काश मैं भी जब भी प्रेग्नेंट होंगी मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगी। और यू नो इट वाज ऑलवेज इन बैक ऑफ माय माइंड। तो जब मैं कई सालों बाद प्रेग्नेंट हुई तो यू नो वो सब याद आया एंड मेरे को रुझान हुआ कि मैं भी वैसा ही कुछ करूं। तो यू नो आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट दोस यू नो बर्थिंग के लिए जो मिडवाइफ्स हैं उन सबको, क्योंकि उनके साथ में कर पाऊँ। तो इस पूरी यात्रा में जब मैं इन सब से लोगों से मिली, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, तो मैंने कई सारे नए तरीके सीखे विच आई हैड नो आइडिया बिफोर। और फिर मैंने उनको आजमा कर देखा और मुझे लगा कि काफ़ी यूज़फुल है ये सब। सो आई एम हियर नॉट एज अ डॉक्टर, जस्ट एज अ यू नो मदर जिसने 2 बच्चों को नेचुरल बर्थिंग से यू नो पानी में जन्म दिया बच्चों को। और सो आई हैव नो मेडिकल बैकग्राउंड व्हाटसोएवर। So I'll just start my slides. Show presenting. We are not seeing. Start presenting. Present now. Tab. Chrome tab, huh? Chrome tab में है क्या? Getting aware, ये है. Yes. Perfect. Okay. पूछो can you see this? So can you see the slides? Yes, Dee. Okay. So step 1 जो मैंने किया was to get informed. तो उसके लिए आजकल तो बहुत लकी है हम लोग कि there is so much information available on internet which you all can go through. I was lucky कि I had 2 books. So जो मुझे लोगों ने सजेस्ट की, स्पेशली माई ओन सिस्टर शेफाली। फर्स्ट वन वॉज गर्भ संस्कार बाय बालाजी तांबे, एंड दिस वॉज मतलब मेरे फिजिकल एस्पेक्ट्स के लिए जो भी मेरे को प्रश्न थे उस सबको वो एड्रेस करता था। तो उसमें आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या करना है, खाना पीना, आसन, क्या क्या होने वाला है, एवरीथिंग इन डिटेल विद पिक्चर्स, ब्यूटिफुल रिटन एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ था उसमें। So that was very useful for me. And second was Sacred Birthing by Sunikal. मुझे लगता है कि उसमें जो मुझे बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या क्या होना चाहिए, जैसे गर्भ संस्कार में इमोशनली हम अपने आप को कैसे रखेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मुझे इतने सारे टिप्स मिले
कि जैसे मतलब मैं जब उनको करती गई तो धीरे धीरे मेरे में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। और फिर मैंने कुछ क्लासेस अटेंड करी। सो वन वाज ऑन गर्भ संस्कार, एक वर्कशॉप जैसा था, एंड देन आई ऑल्सो अटेंडेड लामाज क्लासेस। तो लामाज इज़ अ इंटरनेशनल ग्रुप और ये शुरू हुआ था 1950s में। इनफैक्ट उस दौरान काफ़ी मूवमेंट चल रहा था पूरे यूएस में और यूरोप में कि इतने सारे सिजेरियंस क्यों हो रहे हैं, व्हाई इज़ इट हैपनिंग। सो डॉक्टर लामाज करके हुए हैं 1950s में। ही डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड उनका एक इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। सो दे एजुकेट कपल्स कि क्या क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ प्रेगनेंसी, और फिर क्या क्या इंटरवेंशंस, मेडिकल इंटरवेंशंस, एंड व्हेन डू यू नीड इट और कब उनको करना होगा। फिर वो आपको बताता है कि ड्यूरिंग लेबर आपको कैसे क्या क्या चीज़ें करनी टू कोप विद इट। और लास्टली वो दे बिलीव स्ट्रांगली कि जो ये जो बर्थिंग है ये नेचुरल चीज़ है और इसमें मेडिकल इंटरवेंशन कम से कम चाहिए। सो दीज आर सम थिंग्स आई डिड। तो ये सब करने से फ़ायदा क्या हुआ, मतलब उससे क्या क्या हुआ। तो मैंने अपने में देखा कि मैं अपने प्रति और जागरूक हो गई और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल मिलता है। तो उसको देख के बहुत मज़ा भी आता है, बहुत अच्छा लगता है, और क्या होने वाला है उसके लिए मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ। तो अगर कोई चीज़ गड़बड़ भी हो रही है या मतलब मेरे को लग रहा है कि आई एम नॉट वेल, देन आई नो कि ये क्यों हो रहा है और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। दूसरा जो है कि क्या क्या फीटस के स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, उसमें उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों इमोशनली एंड फिज़िकली, उसका फिर मैं और अच्छे से ध्यान रख पाई। तो जैसे कि खाने में स्पेशली जो कुछ भी रेकमेंड करते हैं आयुर्वेद में, इट्स सो ब्यूटीफुली डिज़ाइन, ब्यूटीफुली रिसर्च्ड, कि मुझे लगता है कि मैंने जब किया तो उससे जितना मैं कर पाई उससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। और ये करने के बाद आई एम अ काइंड ऑफ अ लेज़ी पर्सन, तो मैं बहुत एक्सरसाइज ये सब नहीं करती थी, लेकिन बिकॉज आई न्यू कि ये मुझे करना है क्योंकि इससे जो है डिलीवरी अच्छे से होगी, तो फिर आई डिड ऑल दोज आसन्स एंड एक्सरसाइजेस, तो वो मोटिवेशन मुझे मिला। एंड लास्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे साथ हुआ कि मेरे मन में एक संकल्प हो गया कि मुझे एकदम नेचुरल करना है, मतलब हर तरह से इसको बहुत अच्छे से करना है विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन। तो जब मेरी डिलीवरी हो गई पहली वाली, तो जो मेरी मिडवाइफ्स थी उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सोचा नहीं था तुम्हारा बॉडी टाइप, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर कि तुम ये सब कर पाओगी, बट यू डिड इट। तो मुझे लगता है कि जो हम सोचते हैं, जिसका हम ठान लेते हैं, तो फिर वो हम कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो मेरा था वो इन्वॉल्व दी अदर हाफ। तो मैंने जो है जयंत को जो मैं पढ़ रही थी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी, वो सब उसके साथ शेयर करना शुरू किया। तो आई रियलाइज़ कि दे आर देयर फॉर सपोर्ट, मतलब जयंत पूरा सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। ही यूज्ड टू कीप मोटिवेटिंग मी, लेकिन क्या उसमें और वो कर सकते थे, वो उसकी डिटेल्स उनके पास नहीं थी। बट व्हेन वी डिड क्लासेस, जब हमने वो किताब साथ में पढ़ी, सीक्रेट बर्थिंग की कई सारे हमने स्टोरीज साथ में पढ़े, सो वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस एंड वी ऑल्सो गॉट टू शेयर, बिल्ड थिंग्स टुगेदर कि ये हो सकता है। सो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये हुआ, और मुझे लगता है कि ड्यूरिंग लेबर जिस तरह का हमको एक्सरसाइजेस करनी थी मुझको, सो वो मेरे साथ पूरा टाइम कर रहे थे, लिटरली एक टांग पे खड़े थे, तो पूरा सपोर्ट फिर वो दे पाए, बिकॉज ही न्यू दैट दिस इज़ ऑल इज़ रिक्वायर्ड। और उसी में एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आपके जो परिवार के लोग हैं उनको भी आप अपने साथ इन्वॉल्व करो। बेसिकली जितने लोग आपके पास हैं जो आपके साथ सपोर्ट में हैं, उतना अच्छा रहता है। और मेरे केस में तो बहुत ही अच्छा था कि आई हैड माई सिस्टर हु इज़ इन आयुर्वेद, आई हैड पूरा परिवार मेरा, जयंत का, दोनों का पूरा सपोर्ट था। जैसे भी हमको जो भी करना है उसके लिए फुल सपोर्ट था। और फिर जैसे कि मेरी दो मौसियाँ हैं, रुचि मौसी और रजनी मौसी, उन लोगों ने मेरी प्राणिक हीलिंग भी करी। तो प्राणिक हीलिंग इज़ अनदर हीलिंग मेथड, जिससे कि टू कीप एवरीथिंग फाइन, उस
प्राणिक हीलिंग इज़ एन अमेजिंग टूल. उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे जस्ट डू लिटिल हीलिंग डेली, एंड उससे जो है आपका ओवरऑल सब कुछ वेलबींग रहता है. तो उसमें रुचि मौसी एंड रजनी मौसी, इन दोनों ने मेरे दोनों प्रेगनेंसीज में मेरे को बहुत हेल्प किया. सो दिस सपोर्ट पूरे इकोसिस्टम का वॉज अमेजिंग. तो some pointers for father I thought I should just down for them. जैसे कि जो गर्भिणी है वो बहुत शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स फिजिकली और इमोशनली. तो जस्ट बी एज अ सपोर्ट यू नो. और उसमें जो है जो उसको चाहिए वो करो, मतलब जैसे कि मसाज करना पड़े या फिर गो फॉर अ वॉक विद हर, या फिर जस्ट मोटिवेट हर यू नो कि डरो नहीं, सब अच्छे से होगा, ऑल दैट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि आप बच्चे के साथ बात करो, तो यू नो टू कनेक्ट विद द बेबी. और फिर एक चीज़ जो ज़रूर होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा सा जो है मदर जो होती है वो थोड़ा सा एक दूसरे फेज में चली जाती है. शी इज़ नॉट रियली ऑर्गेनाइज दैट मच, तो एक्सेप्ट दैट. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिलीवरी के टाइम इफ़ यू आर देयर, आई सी कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें जो माँ है वो यू नो एकदम आराम से कर पाए, शांति से कर पाए, विद कॉन्फिडेंस कर पाए. एंड उसमें जब यू नो हस्बैंड की प्रेजेंस रहती है तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है. और वो फिर ओवरऑल क्योंकि जो बेबी है वो सब इमोशंस को उस दौरान ऑब्जॉर्व कर रहा है जब आपकी डिलीवरी हो रही है. तो जितना उसके यू नो स्वागत भाव का यू नो मैसेजेस आएंगे, इवन दो यू नो मदर इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, फिर भी जो एक मैसेजेस जाते हैं ना, इट एब्जॉर्ब्स कि उसको लगता है कि आई एम बीइंग इन्वाइटेड. तो जितना उसको ये फील आएगा उतना यू नो अच्छा है. एंड लास्टली यू नो घरेलू काम, चाहे तो खाना पकाना, ये सब थोड़ा बहुत ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि यू नो उस समय आफ्टर डिलीवरी जो बहुत कुछ चाहिए, मतलब रेस्ट जो चाहिए वो उसको मिल पाए. फिर स्टेप 3 जो मैंने किया कि जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल मिडवाइफ्स हैं, उन सब से हम लोग मिले, मी एंड जैन. और मैंने देखा कि हम लोग ने फिर फाइनली मिडवाइफ्स को चूज़ किया क्योंकि उन्होंने हमको हर तरह से सपोर्ट किया. जैसे कि जब हम पहली बार गए उन लोगों से मिलने तो पूरा 2 आवर्स उन्होंने हमारे साथ बैठ के बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे बात करी कि मेरा हेल्थ कैसा है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में कुछ हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर व्हाट कि मैं खा क्या रही हूँ मेरे. और फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे पॉइंटर्स दिए कि इस चीज़ पे आप ध्यान दो, ये चीज़ आपका मिस हो रहा है, इसको आप अच्छे से करना. और इतना डिटेल में था कि उसके बाद मुझे इतना आश्वस्त फील हुआ कि मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ भी हल्का सा भी कहीं भी डाउट हुआ तो आई कैन कॉन्टैक्ट देम, मैं उनसे पूछ सकती हूँ. तो मतलब वो जो एक स्टेइंग हेल्दी में क्या क्या होना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है. वो उन लोगों से मुझे बहुत कुछ मिला. इनफैक्ट डॉक्टर्स के पास जाते थे तो यू नो 5 मिनट्स में यू नो चेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड देन दिल से एनी क्वेश्चंस, एंड एक्चुअली आई डिडंट हैव एनी क्वेश्चंस. सो समटाइम्स आई यू नो वी डोंट हैव क्वेश्चंस बट वी नीड गाइडेंस. तो वो जो है मुझे लगता है कि प्रोफेशनल मिडवाइफ से बहुत अच्छा मिला मुझे. दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो गर्भिणी है वो एक स्पेशल अवस्था में है, उसमें उसको केयर चाहिए. शी इज़ नॉट अ पेशेंट, सो प्लीज़ डोंट ट्रीट हर लाइक अ पेशेंट. यू नो शी इज़ अ पर्सन विच इज़ गोइंग थ्रू अ वंडरफुल प्रोसेस. तो जितना उसको हम सब मिलके एंजॉय करेंगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा. फिर जो मैंने देखा कि जो ट्रेन मिडवाइफ को मैंने चूज़ किया, उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो ये था कि जो बेबीज़ हैं वो नॉर्मल है डिलीवर करना, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इट इज़ वेरी नेचुरल. तो उस क्योंकि ये इनका बिलीफ सिस्टम था तो दे वर द बिगेस्ट मोटिवेटर्स एंड सिंपैथाइजर्स टू मी. फिर फिर हम क्या होता है कि फिर जो भय हैं और जो हमारे फियर्स होते हैं उनको मैंने हैंडल करना सीखा. तो समहाउ बहुत फियर्स थे मुझे. तो फर्स्ट वन व्हाट आई डिड वाज अफर्मेशन. तो इसमें मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड जैसे कि मॉर्निंग में जब मैं वॉक पे गई कहीं भी तो आई वुड टेक डीप ब्रीथ ऐसे, एंड आई वुड यू नो
इमेजिन एंड अफर्म में अपने में कहती थी कि पूरी प्रकृति और जितनी भी शक्तियाँ हैं सीन या अनसीन, वो मेरे को हेल्प कर रही हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग मी एंड दे आर हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द बेबी। तो इस तरह से जब मैं अफर्म करते हुए आई वुड गो फॉर अ वॉक, तो ये जो अफर्मेशन था वो धीरे धीरे फिर मेरे मन में संकल्प होता जाता था कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो मतलब उससे जो है मतलब एक डर को मैंने कम किया। फिर दूसरा जो था कि प्राणिक हीलिंग। जो प्राणिक हीलिंग इज़ अ नॉन इंट्रूसिव हीलिंग मेथड, जिससे सब ठीक हो सके, इसके लिए मेरी मौसी ने हर दिन मेरी हीलिंग करी। तो और इसमें एक और जो एस्पेक्ट है कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है कि मान लीजिए आई एम अपसेट या फिर कुछ शरीर में दर्द है या कुछ भी है, तो वो हीलिंग करने से जो है वो मतलब ठीक होने लगता है। तो समहाउ यू फील कि या थिंग्स आर इन माई कंट्रोल ऑल्सो। तो वो जब मुझे लगता है तो आई एम ऑल्सो मोर रिलैक्सड, आई कैन टॉक टू पीपल, आई कैन टेल देम कि ये हो रहा है मेरे साथ। फिर एक और जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे समाज का कि प्रेगनेंसी और बर्थिंग को लेकर हमारे पास बहुत कम अच्छी कहानियाँ हैं। मैंने तो कभी ज़्यादा कुछ सुना नहीं था बिफोर कि, या मेरी माँ से भी, कि किस तरह की उन्होंने बर्थिंग करी या मेरी नानी ने किस तरह की बर्थिंग करी थी, हाउ वाज इट। तो वो सब मैंने कभी सुना नहीं था। और जो हम लोग देखते थे मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में, उससे तो ये लगता था कि बाप रे इज़ गोना बी अ टफ टाइम, बहुत ही मतलब दुखदाई है और फिर फॉर लाइफ टाइम कुछ ना कुछ मेरे को कुछ ख़राब हो जाएगा शरीर में। तो आई थिंक ये सब बहुत डर क्रिएट करते हैं हमारे समाज में। तो एक तो जो चीज़ है कि रीड बर्थ स्टोरीज मैंने जो किया, एंड वो जो बुक थी सेक्रेड बर्थिंग, एंड देयर इज अनदर बुक जो मैंने नाम लिखा हुआ था बिल्डिंग विद कॉन्फिडेंस, जो लामास लोग रिकमेंड करते हैं। सो वो बुक्स, वो बर्थिंग स्टोरीज पढ़ने से हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देन व्हाट आई डिड वाज कि आई वाज लकी, आई हैड 3 फ्रेंड्स जिन्होंने किया था। सो जब मैं प्रेग्नेंट हुई आई कॉल देम अप कि भाई आप लोग का कैसे हुआ था, एंड देन आई मेट देम कि क्या डिटेल में क्या क्या उन्होंने किया। तो आई रियलाइज़ कि बाप रे इतना, फॉर 2 फ्रेंड्स तो आई रियली रियलाइज़ कि उनका इफ़ इट हैड बीन इन अ नॉर्मल हॉस्पिटल तो दे वुड हैव हैड टू गो फॉर अ सिजेरियन, लेकिन क्योंकि दे वर इन विद हाउस वेयर दे वर, तो दे हैड अ ब्यूटिफुल सक्सेसफुल स्टोरी टू शेयर। और उनको सुन के मुझे लगा कि इफ़ दे कैन डू इट देन वाई नॉट, इवन आई कैन डू इट। So this is how I learned to handle my fears. Then फिर स्टेप 5 में था कि आई रियलाइज़ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत हम आसानी से परेशान हो जाते हैं या फिर खुश हो जाते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो मतलब जैसे हमारी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाते। तो और क्या है कि वी वांट, लेकिन ये इट्स अ फैक्ट कि बेबी जो है उस समय जो है इट कैन नॉट फिल्टर मदर्स इमोशंस। तो जो भी मदर फील कर रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है एज इट इज़, और वो जब उसको ऐसे एब्जॉर्ब करता है तो इट स्लोली स्टार्ट्स टू बिल्ड हिज वर्ल्ड व्यू ऑल्सो। तो अगर माँ बहुत डरी हुई है तो वो उसमें वो बिल्ड हो जाता है कि द वर्ल्ड जो है वो डरावना है, उसमें बहुत कुछ भयानक है। तो टू प्रिवेंट ऑल दिस आई रियलाइज़ कि देर वर, मेरी जर्नी में आई लर्न 3 एस्पेक्ट्स आर देयर। तो फर्स्ट एस्पेक्ट है कि हाउ टू रिमेन स्टेबल, मतलब इमोशनल बैलेंस कैसा बना रहे। दूसरा कि अगर स्ट्रेस्ड आउट है तो क्या करें, और तीसरा अगर हमें खुश रहना है तो उसके लिए हम अपने बेबी से कैसे कनेक्ट हों। तो आई विल टेक द फर्स्ट एस्पेक्ट, तो वेज टू रिमेन स्टेबल। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है जो मैंने करी, कि जैसे कि गाने को सुनना या फिर कोई श्लोक है, स्तोत्रम है, उसको सुनना, कुछ जोक्स हैं, एनीथिंग जिससे कि आप शांत हो, आपको अच्छा लगे, समथिंग दैट सूट्स यू। फिर गो आउट फॉर अ वॉक। देन कुछ सुंदर चीज़ों को देखें। इट कैन बी अ पेंटिंग, इट कैन बी अ गार्डन, ये सनसेट हो सकता है, सनराइज हो सकता है, कोई पास में नदी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं अगर आपके आसपास whom you love। तो anything whom you feel is beautiful, you should visit that. Then fourth thing was, जैसे मैंने बताया, pranic healing on regular basis. It really helps. What I avoided was loud sounds, क्योंकि I came to know through that workshop, गर्भ संस्कार का जो मैंने किया था,
कि जो लाउड साउंड्स होती हैं कभी कभी उससे जो है बच्चा इतना डर जाता है कि वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है अगर बहुत लाउड होती है, ट्रॉमेटिकली लाउड। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बाद में डिलीवरी में वो सब प्रॉब्लम होगा। दूसरा, आई अवॉइडेड मूवीज़ ऑल्सो, क्योंकि मूवीज़ में देर इज़ लॉट ऑफ इमेजरी और फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड होता है इमोशंस का। कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर एकदम से आप रोने लगते हो, सब कुछ होता है। सो जो बच्चा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, वाई माई मदर इज़ फीलिंग ऑल दीज इमोशंस। तो वो सब कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इट्स बेस्ट टू अवॉइड ऑल दिस। देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। तो अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मैं क्या करूँ? सो यू नो, टू थिंग्स वेरी सिंपल। डू डीप ब्रीदिंग, मतलब सीधा जैसे ही डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आई यूज टू फील कि बहुत कुछ ड्रेन आउट हो जाता था। आई यूज टू फील गुड। समटाइम्स आई यूज टू ऑल्सो पुट ऑन मेरा एक फेवरेट चांट था, मैं उसको लगा लेती थी, उससे भी बहुत रिलैक्स फील होता था। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो बच्चा है वो जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो वो भी स्ट्रेस्ड आउट फील करने लगता है। तो उसको अश्योर करना, उसको आश्वस्त करना कि एवरीथिंग इज़ फाइन और तुम्हारे कारण तो बिल्कुल भी मैं स्ट्रेस्ड आउट नहीं हूँ, कुछ मेरे अपने कारण है। सो यू डोंट वरी। एंड इस तरह से कुछ आश्वस्त करने से बच्चा रिलैक्स हो जाता है। और फिर थर्ड है, इफ़ यू आर गोइंग टू सम नेगेटिव एरियाज, फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉस्पिटल ही हमको जाना है, तो वो फॉर अ गड़बड़ी थोड़ा सा इट कैन बी अ नेगेटिव इमोशंस आते हैं, हमको ख़राब लगता है आसपास इतने सारे बीमार लोगों को देखकर। तो व्हाट आई यूज़ प्राणिक हीलिंग टू मेक अ शील्ड। तो वो शील्ड बनाने से जो है जो भी मेरे इमोशंस हैं वो बच्चे को नहीं जाते हैं फिर। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू हैंडल स्ट्रेस। फिर थर्ड इज़ कि हम अपने बच्चे से कनेक्ट हों। सो इसका तो यही है कि खूब बातें करनी है बच्चे के साथ, जब मौका लगे तब खूब बातें करिए। टेल द बेबी यू रियली लव हर, और बहुत एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएगा एंड व्हाट ऑल आई विल डू विद दैट पर्सन, with her or him, and tell her or him that the entire family is waiting for you and everyone loves you. So that's very easy. एंड देन कोई चीज़ आप बना भी सकते हो अपने बच्चे के लिए, जैसे कि झबला बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, या फिर एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं, या फिर एक पेंटिंग, कार्ड, नैपीज, कुछ भी, एनीथिंग। जस्ट मेक समथिंग फॉर द बेबी, जिससे कि वो आपके ध्यान में रहेगा एंड यू विल विजुअलाइज कि हाउ यू विल हैव लाइफ विद दैट पर्सन। फिर ये लास्ट जो मैंने लिखा है, हैव अ बेबीज आल्टर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे को ये सीक्रेट बर्थिंग बुक से टिप मिला था। तो बेसिकली इट मीन्स नथिंग कि एक छोटा सा कोना हो जहाँ पे आप बैठ के आप बेबी के बारे में सोचते हो। उस कोने को आप सजा भी सकते हो थोड़ा बहुत, कुछ फोटोज़ या कुछ कोई खिलौना टांग के, एनीथिंग, एंड you go there and you talk to your baby. तो आइडिया इज कि यू आर स्लोली प्रोग्रामिंग योर सेल्फ। तो जब भी आप वहाँ पे जाओगे ऑटोमेटिकली फिर आप उससे बात करने लगोगे, तो धीरे धीरे ये आपके साथ एकदम नेचुरल हो जाएगा। तो इस तरह से शिशु से जुड़ने के अलग अलग मेथड्स हैं। फिर कुछ टेक्निक्स भी हैं विच आई ट्राइड एंड मुझे लगा बहुत यूजफुल रही। सो फर्स्ट वन, इट्स कॉल्ड ट्विन हार्ट विजुअलाइजेशन। माइंड यू, इट्स नॉट एनी मेडिटेशन, इट्स अ विजुअलाइजेशन। मतलब इसमें आप चित्रण कर, आप कुछ इमेजिन करते हो। तो इसमें 2 हार्ट्स को इमेजिन करना है। कौन से 2 हार्ट्स? एक मेरा हार्ट और एक जो गर्भ में बेबी है उसका हार्ट। और इमेजिन करना है कि ये दोनों हार्ट्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं, उसमें रेज जा रही है ऑफ लव। सो और फिर उसमें यू कैन से अगेन दैट द बेबी इज बीइंग लव्ड। सो this is nothing but twin heart visualization. What I used to do was, like for example, थोड़ा बहुत आसन वासन करने के बाद जैसे थोड़ी देर बैठी तो बेबी के साथ बात किया एंड यू डू दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। द अदर काइंड ऑफ जो सेकेंड है वो है ट्राइंगल विजुअलाइजेशन, जिसमें नथिंग बट यू इमेजिन कि योर फादर, मतलब सॉरी जो आपके हस्बैंड हैं, सो जयंत का मैंने हार्ट इमेजिन किया एंड देन यू इमेजिन कि देयर इज दिस ट्राइंगल विच इज गोइंग थ्रू एंड उसमें पूरे में संचार हो रहा है प्यार का, प्रेम का।
देन द थर्ड थिंग इज टू राइट मेक अ बर्थ प्लान. इमेजिन करो कि कैसे बर्थ होना तुम चाहते हो. मे बी यू कैन राइट इट डाउन एंड देन यू बेसिकली अपने आप को बोल सकते हो वंस इन अ वाइल यू कैन रीविजिट योर बर्थ प्लान कि हाँ दिस इज हाउ आई वुड लाइक इट टू हैव. तो ये आप अगर धीरे धीरे करते रहते हैं तो ये अपने आप में अफर्मेशन जैसा ही है और फिर इट माइट हैपन द वे यू वांट इट. देन जैसे मैंने कहा कि अगर कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो वन कैन यूज़ प्राणिक हीलिंग या एनी अदर हीलिंग मेथड टू स्टे अवे फ्रॉम देम. एंड देन लास्टली कुछ इंस्पायरिंग किताबें पढ़ सकते हैं. मुझे बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे संतों की किताबें दी पढ़ने के लिए. एंड तो कुछ भी एनीथिंग दैट इंस्पायर यू. बट आई फाउंड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम नॉर्मल बुक्स जिसमें डेली रूटीन को लेके लोगों ने कैसे उसको हैंडल किया, उससे लोगों ने डील किया. समथिंग विच गेव मी इंसाइट्स मोर. तो एनीथिंग दैट इंस्पायर्स यू. So that's it about the activities. And lastly, please don't do any avoid meditation. क्योंकि बहुत सारी energies आ जाती हैं which a गर्भड़ी cannot handle. So thank you. I would say कि हमारे समाज में हमको और amazing successful birth stories को बनाना है. So let's make them, and that is what will build the confidence. Thank you. Thank you, Sapna Di. And look the beautiful pictures of both the babies. Yeah. So yeah, तो जो राइट मोस्ट है वो फर्स्ट वाली मेरी लड़की है ऊपर एंड देन अनंत इज द बॉय छोटा. तो अब हमारा जो इट्स एन अनाउंसमेंट ऑल्सो कि अब हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार होगा नेक्स्ट संडे को 11 अक्टूबर को 3:30 PM से 4:30 PM. So the topic for the next webinar will be importance of yoga during pregnancy and post-delivery care. That's it. Thank you. Yes. Now I think Shefali Didi will take some questions जो हमारे chat box में आए हैं. Then I conclude the session. या सो इनफैक्ट सपना दीदी से भी अगर कोई पूछना चाहे तो इट्स वेलकम. सो 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं. विच ऑयल एनीथिंग स्पेसिफिक? यस, तो धन्वंतरम ऑयल इज़ द स्पेसिफिक ऑयल जो हेल्प करता है इन द प्रॉपर केयर. और आप वजाइना में नॉर्मल तिल का तेल भी रख सकते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स. इज़ एयर ट्रैवल सजेस्टेबल? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उससे बहुत वात प्रकोप क्रिएट होता है बॉडी में, इसीलिए इट इज़ टू बी अवॉइडेड. राइट, सो इट इज़ टू बी अवॉइडेड. या दैट्स इट. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. सो अगर जो भी क्वेश्चंस आगे होंगे they can contact you of course. So should I conclude the session? Yes. Okay. So thank you very much Sapna Didi and Shefali Di for sharing your knowledge and experiences for how natural birthing is important. So what Shefali Di has Shefali Di started with शिफाली दी स्टार्टेड विद कि केयर और सेवा जो होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है हर एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए. और उन्होंने इस चीज को रिलेट किया कि जो प्रेगनेंसी का समय है उस समय की केयर जो और सेवा जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए, मदर के लिए, फैमिली के लिए, उनके फिजिकल बच्चे के फिजिकल और इमोशनल ग्रोथ के लिए एंड फैमिली का एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो कि ये ग्रोथ को और डेवलपमेंट को और अच्छे से बना सके. और कितना इम्पोर्टेंट होता है अवेयरनेस ऑफ द मदर एज वेल एज द फैमिली अबाउट दिस पीरियड. ये आपने शेयर किया. फिर आपने गर्भ संस्कार की बात शेयर की कि बच्चे को हम इमोशनली, स्पिरिचुअली किस तरीके से हम अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसकी बात की.
फिर बहुत ही डिटेल में और बहुत स्पेसिफिकली मंथली चार्ट्स आपने डिजाइन करके हमको बताया है कि कौन से मंथ में क्या हमको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके का भोजन लेना चाहिए, कौन सी वनस्पतियां अच्छी होती हैं एवरी मंथ, और किस तरीके से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है इसका पर्पस और इम्पोर्टेंस भी आपने यहाँ पे शेयर किया। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपने शेयर किए कि जैसे मॉर्निंग सिकनेस है या फिर एक्सेसिव यूरिन फ्लो है या इचिंग इन द बॉडी है, वो किस तरीके से उन प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं और उनको कैसे दूर कर सकते हैं। उसके बाद 9th मंथ में हमको क्या क्या यूजफुल करना चाहिए, जैसे यूज ऑफ घी है, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल है ऑल ओवर द बॉडी है, सोक्ड कॉटन जिसको हम पिचू भी कहते हैं, जो कि हमारे वजाइना में रखा जाए ताकि हमारी जो बर्थिंग कैनाल की मसल है वो सॉफ्ट हो सके। तो ये सब बड़े डिटेल में आपने हमको इंस्ट्रक्शंस भी दिए, और किस तरीके की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हार्मोनियस, हेल्दी एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी, ये आपने बहुत ही अच्छे से हमको बताने की कोशिश की है। और उसके हिसाब से व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ऐसी लिस्ट आपने बताई। टू डू लिस्ट में हमारा जो स्लीप स्केड्यूल है वो प्रॉपर होना चाहिए, योगासनास करना चाहिए, वो भी जो कि गर्भिणी के लिए बताए गए हैं, नॉट एवरी योगासनास। और हमको इंडल्ज कैसे अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए इन डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे लिस्निंग टू म्यूजिक, कुकिंग, क्विल्टिंग and reading and etc. everything which actually we are exposing the baby to different the creative world and all the knowledge which we can give as much as we can give. And what to avoid also, like lifestyle stuff, like lifting heavy stuff and suppressing natural urges etc. So, and also in the end you said that how the emotional state of mother gets imprinted on the fetus. That is very important. So thank you very much, Shefali Di. Also Sapna Di, she discussed about her beautiful journey of giving natural birth to both the beautiful kids, and how she got informed, how she learned about it by reading different books, doing different seminars, attending a lot of classes, talking to different people who have given birth, talking to friends about their experiences, and जो कि बहुत ही जरूरी है। कैसे बिलीविंग इन गिविंग नेचुरल बर्थ हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लाता है, ये भी आपने शेयर किया। फिर आपने ये शेयर किया कि फाइंडिंग अ गुड मिडवाइफ, एक्सपीरियंस्ड मिडवाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उनके साथ जब समय बिताते हैं तो उनसे बातचीत करने में हमको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपने ये भी शेयर किया कि हाउ इन्वॉल्विंग द पार्टनर गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिल्डिंग द जो हमारा डर है वो भी दूर करता है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए पार्टनर के लिए कि उनको क्या क्या सीखना चाहिए ताकि और अच्छे से ये प्रोसेस बहुत स्मूथली जा सके। फिर आपने बहुत सारे टू डू एंड नॉट टू डू चीजें भी बताई हैं कि हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्सो आपने ये भी बोला कि हाउ टॉकिंग टू द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कनेक्टिंग टू द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, लाइक ट्विन हार्ट विजुअलाइजेशन या ट्रायंगल विजुअलाइजेशन, जिसमें हम चित्रण करते हैं अच्छी अच्छी चीजों का, अच्छी अच्छी बातों का, और अपनी बर्थ प्लान बनाना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। सो एवरीथिंग व्हाट यू सेड एक्सप्लेन्स जो भी शेफाली दीदी ने अपने स्लाइड में प्रेजेंट किया जो होना चाहिए, विच इज वेरी ब्यूटिफुल and which gives us also a lot of confidence, I can say. And it explains a lot कि involving the family, परिवार को जोड़ना, उनका involvement होना हमारे अंदर किस तरीके से confidence लाता है, emotional balance लाता है, and also believing in yourself, वो हमारे अंदर कैसे जो डर होता है उसको दूर करता है। So thank you very much for sharing your thoughts and experiences. So, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ जुड़े हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन है 11 अक्टूबर को, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग पोस्ट डिलीवरी केयर पे है, जो कि वैद्य शेफाली एंड डॉक्टर विजयंका शाह करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।
Thank you so much Vijaya. Thank you, Sorry Suramya. And thank you to Shalini दीदी जो आज join नहीं कर पाई हैं, but उनका assistance and support was there all throughout. So thank you everyone for joining this session. Thank you. Questions? What about questions? Questions खत्म हुआ? था ना ये वाला? अच्छा ये नहीं करना। अच्छा I forgot, I didn't see it. अनामिका पांडे Okay. अपनी अनामिका दीदी क्या 22 people या 24 थे at one point। Shajit? कैसा था? Just a minute. Okay, the audio recording is still happening.